स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी का चैप्टर 3 चल रहा था आप लोग का, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी की कहानी है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और क्वेश्चन आंसर आप लोग का चल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो उसमें कहता है भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करना है भारत के बारे में, भारत कैसे जोड़ रहा है आने वाले भविष्य को। ठीक है, आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा, ये तो आप लोग को पता ही है। देखिए, भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में एक है, ये बात ठीक है। भारत की संस्कृति, जो हमारे भारत की संस्कृति सबसे हटके संस्कृति है, सब संस्कृतियों में एक है, ये बात तो फिक्स है। और भारत की संस्कृति ठहरी हुई संस्कृति नहीं है, ये सतत विकासशील है, ये एक जगह रुकी नहीं है, ये सतत अपने विकास में आगे बढ़ती गई है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति के इसी विकासशील स्वरूप में भविष्य की अनेक संभावनाएं भी क्या है, वर्तमान है। भारत से परिचित होने का अर्थ है इसकी संस्कृति। अगर आप भारत से परिचित होना चाहते हैं तो मेन आपको काम कौन करेगा, इसकी संस्कृति। ठीक है, इसकी संस्कृति की प्राचीन सुवास से परिचित होना तथा इसके सतत विकासशील स्वरूप के कारण भविष्य की संभावनाओं से परिचित होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसी अर्थ में मैक्स मुलर ने कहा है कि भारत अतीत और सुंदर भविष्य को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इससे स्पष्ट हो गया, आप लोग लिख ले। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं बाबू। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व बतलाए हैं। मैक्स मुलर जी ने संस्कृत के कौन से, ठीक है, तो आपको तो पता है संस्कृत सबसे पुराना भी है। ठीक है, पूरा सबसे पुरानी भाषा भी है हमारी, और संस्कृत ही सभी भाषा, अधिकतर भाषा को जन्मदाता संस्कृत है। ठीक है, तो देखिए मैक्स मुलर ने संस्कृत की निम्न विशेषता एवं महत्व को बतलाए हैं। देखिए, कहता है इस भाषा की प्राचीनता, जिसका काल विश्व की अन्य भाषा से पूर्व का काल है। इतना इसका काल पुराना है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और आज के संस्कृत में भी प्राचीनता का तत्व भली भांति सुरक्षित है। अभी भी आपका जो संस्कृत है उसकी प्राचीनता भली भांति अभी तक क्या सुरक्षित है। यह भाषा अन्य भाषा के बारे में जानने का मजबूत आधार भी है। दूसरी भाषा को जानने का भी मजबूत आधार कौन सा है बाबू, आप लोग का संस्कृत। ठीक है, इसके महत्व के पक्ष में कहा गया है कि विश्व के अन्य भाषाओं की अग्रजा, अग्रजा मतलब समझते हैं आप लोग, सबसे पहली भाषा है ना, विश्व की अन्य भाषाओं की क्या अग्रजा है, जिसका गुण विश्व के प्रसिद्ध भाषाओं में देखे जाते हैं। विश्व के यानी जितने प्रसिद्ध भाषा है उसमें संस्कृत को भी देखा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। प्रश्न 12 पे चलते हैं बाबू। कहता है लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन समझ रहे थे। ठीक है, तो लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। तो देखिए, लेखक जो प्राचीन आर्य भाषाओं को ही वास्तविक इतिहास मानता है। जो आर्य समाज से चलती आ रही भाषाएं हैं उसी को क्या मानता है, वास्तविक इतिहास मानता है। और प्राचीन आर्य भाषाओं में हमारी चिंतन, जो हमारी मतलब आर्य भाषा है, जो पुरानी भाषा है, उसमें सबसे पहले क्या हमारा चिंतन परंपराएं जिस रूप में सुरक्षित है। ठीक है, उनके यानी चिंतन परंपराएं जिस रूप में सुरक्षित है, उनके हम अपने अतीत को भली भांति देख और परख सकते हैं। समझ रहे बात को आप लोग। प्राचीन आर्य भाषाओं में हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियों की वैचारिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि की गाथा मिलेगी। वही गाथा हमारा वास्तविक इतिहास है तथा इसका साहित्य भंडार विश्व के अनेक भाषाओं के साहित्य से अधिक समृद्ध है। यानी कहने का तात्पर्य है बाबू आप लोग का, देखिए वास्तविक इतिहास क्या मान रहा है, यानी देखिए जो पुरानी भाषा है, ठीक है, उसमें लेखक उस चीज को खोज रहा है। क्योंकि देखिए हमारी जो भाषा है बहुत पुरानी है, और संस्कृत भाषा तो उससे भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि इसमें चिंतन है, प्रेम है, भाव है, स्नेह है, सब चीज मिलावट है। तो उसी चीज को कहा जा रहा है, ये जो आर्य भाषा है हम लोग की, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है। किन किन भाषाओं से, हिंदू, ग्रीक और यूनानी से। ठीक है, इसमें सब चीज देखने के लिए मिलता है, वैचारिक और सांस्कृतिक। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है बाबू आप लोग का। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तीनों क्वेश्चन एक साथ, और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ठीक है, तो देखिए लेखक ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा। बीपीएससी जिसे आप लोग कहते हैं, भारतीय सिविल सर्विस सेवा। ठीक है,
तो उसमें चयनित यानी जो चुने गए होते हैं युवा अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने क्या क्या सिकंदर कहा। लेखक का ऐसा कहना उचित है क्योंकि उनकी नौकरी यहाँ भारत में पक्की थी। उनकी जो नौकरी थी कहाँ पक्की थी, हमारे भारत में। और सिकंदर राजनीतिक जीत के लिए भारत आया था, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। वह विश्व विजेता बनना चाहता था, है ना, सिकंदर जो था। और नए अंग्रेज अधिकारी सिकंदर नहीं, नए सिकंदर के रूप में लेखक द्वारा संबोधित किए गए। तो नए जो सिपाही है ना अंग्रेज, उनको ही लेखक ने नया सिकंदर के रूप में संबोधित किया है, ठीक है। अर्थात लेखक राजनीतिक विजय के स्थान पर सांस्कृतिक विजय को महत्व दे रहे हैं। राजनीतिक विजय नहीं, सांस्कृतिक की चलो भाई हमारे भारत में सिविल सेवा चालू हो गई, इस चीज पे उनका जोर है। इस प्रकार वो संबोधित कर रहे हैं नए सिकंदर को, ठीक है। तो भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं भारत के सिंधु, ठीक है, भारत के सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान, उनके अध्ययन अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। किसके लिए, सिकंदर के लिए, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? अगर समझ नहीं आया आप कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी विषय मेरा नहीं है, तभी प्रयास है कि कैसे भी अच्छे से आप लोग का तैयारी हो जाए। और टोटल क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, इस क्लास में। तो आप लोगों से नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।